दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इस अध्याय में आप जानेंगे कि तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास कौन कौन से किए गए थे, मेंडलीव की आवर्त सारणी और उसकी विशेषताएं कौन सी हैं, आधुनिक आवर्त सारणी और इसकी विशेषताएं कौन सी हैं। तो आइए शुरू करते हैं 10वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। दोस्तों 9वीं कक्षा में हमने सीखा कि हमारे आसपास के पदार्थ तत्व, मिश्रण और यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। तो 3 प्रकार के पदार्थ हैं, तत्व हैं, मिश्रण हैं और यौगिक हैं। और आप ये भी जानते हैं कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। और आपको क्या जानकारी है कि अब तक कितने तत्वों का पता चल चुका है? आज हमें 118 तत्वों की जानकारी है और इन सभी तत्वों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इनमें से 94 यानी 94 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। जैसे जैसे विभिन्न तत्वों की खोज हो रही थी, वैज्ञानिक इन तत्वों के गुण धर्मों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने लगे थे। उन्हें तत्वों की इन जानकारियों को व्यवस्थित करना बड़ा ही कठिन लगा और उन्होंने इन गुणधर्मों में एक ऐसा प्रतिरूप या मॉडल ढूंढना प्रारंभ किया जिसके आधार पे सारे तत्वों का आसानी से अध्ययन किया जा सके। तो इसके लिए क्या किया गया? दोस्तों इसके लिए जो ज्ञात तत्व थे उनको अव्यवस्थित को व्यवस्थित किया गया और तत्वों के वर्गीकरण के कुछ प्रारंभिक प्रयास किए गए। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से अव्यवस्थित को व्यवस्थित किया गया और तत्वों के वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास किया गया। दोस्तों विभिन्न वस्तुओं और प्राणियों को उनके गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है और अन्य स्थितियों में भी हमें गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित होने के उदाहरण मिलते हैं। जैसे दुकानों में आप देखते होंगे साबुनों को एक साथ रखा जाता है, बिस्कुटों को एक साथ, यहाँ तक कि साबुनों में भी नहाने के साबुन को कपड़ा धोने के साबुन से अलग रखा जाता है। और इस प्रकार वैज्ञानिकों ने भी तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत करने के कई प्रयास किए ताकि जो चीज़ें अव्यवस्थित हैं उनको व्यवस्थित किया जा सके। सबसे पहले जो ज्ञात तत्व थे यानी जानकारी में जितने तत्व आ गए थे उनको धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया। जैसे तत्वों और उनके गुणधर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने के प्रयास किए गए। पहला महत्वपूर्ण प्रयास डाबे राइनर के त्रिक का है। दोस्तों डाबे राइनर कौन है उनके बारे में आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए JW डाबे राइनर 1780 से 1849। जोहान वुल्फांग डाबे राइनर ने जर्मनी के म्यून्सबर्ग में औषधि विज्ञान की पढ़ाई की, यानी इन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई की और उसके बाद स्ट्रेसबर्ग में रसायन शास्त्र का अध्ययन किया। फिर वे जेना विश्वविद्यालय में रसायन और औषधि विज्ञान के प्रोफेसर बन गए। उन्होंने ही सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना और समान त्रिक की खोज की जिससे तत्वों के आवर्त सारणी का विस्तार हुआ था। तो डाबेनाइरर का त्रिक क्या था? तो 1817 में जर्मन रसायनज्ञ वुल्फांग डाबेराइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने 3-3 तत्व वाले कुछ समूहों को चुना और उन समूहों को त्रिक कहा। डाबेराइनर ने बताया कि त्रिक के जो तत्व हैं, तीनों तत्व हैं, उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम वाले जो त्रिक है इनमें परमाणु द्रव्यमान 6.9, 23 और 39 है। लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमानों का औसत जब आप निकालेंगे तो वो जो है सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, तो उसके आसपास होता है। देखिए 3 तत्वों के कुछ समूह दिए गए हैं और इन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में यानी परमाणु द्रव्यमान कम से अधिक की ओर नीचे ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थित किया गया है। और क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा समूह डाबेराइनर त्रिक बनाता है? यहाँ पर देखिए
किस तरह से समूह ए परमाणु द्रव्यमान, समूह बी परमाणु द्रव्यमान, समूह सी और उनके परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं। तो समूह ए में नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक हैं। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से समूह बी और सी डाबेराइनर त्रिक बनाते हैं। डाबेराइनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे, इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की पद्धति सफल नहीं हो पाई थी। हालांकि उन्होंने जो प्रयास किया था वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास था तत्वों के व्यवस्थितीकरण के बारे में, लेकिन वो उतना सफल नहीं हो पाए। देखिए डाबेराइनर त्रिक जो है ये देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसके अलावा कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब डाबेराइनर के बाद एक महत्वपूर्ण जो है सिद्धांत आया तत्वों के वर्गीकरण का, वो था न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। तो डाबेराइनर के प्रयासों ने दूसरे रसायनज्ञों को तत्वों के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया और इसी क्रम में 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से प्रारंभ किया और 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म जो है वो पहले तत्व के गुणधर्म से मिलता जुलता है। तो उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा। इसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। न्यूलैंड के अष्टक में लिथियम और सोडियम के गुणधर्म समान थे। सोडियम लिथियम के बाद का 8वां तत्व होता है और इसी तरह बेरिलियम और मैग्नीशियम में अधिक समानता है। और न्यूलैंड के अष्टक के मूल रूप का एक भाग यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या है कि संगीत के सुरों के आधार पर न्यूलैंड ने अपने तत्वों का वर्गीकरण किया था। देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इस तरह से उन्होंने जो अपना वर्गीकरण किया था ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक माना जाता है। क्या आप संगीत के सुरों से परिचित हैं? भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के 7 सुर होते हैं, आप जानते भी हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। पाश्चात्य संगीत में लोग इन सुरों का उपयोग करते हैं कि डो, रे, मी, फा, सो, ल, टी। सुर के स्केल पूर्ण टोन, अर्ध टोन, आवृत्ति अंतराल से अलग किए गए होते हैं और इन सुरों का उपयोग करके कोई संगीतकार संगीत की रचना करता है। स्पष्ट है कि कुछ सुर बार बार दोहराए जाते हैं और प्रत्येक 8वां सुर पहले सुर जैसा होता है और अगली पंक्ति का पहला सुर होता है और इसी आधार पर न्यूलैंड ने अपने अष्टक सिद्धांत की परिकल्पना की थी। दोस्तों न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत था उसमें देखा गया कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता था। न्यूलैंड ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान हैं और भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कई नए तत्व खोजे गए जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। लेकिन अपनी साड़ी में इन तत्वों को समंजित करने के लिए न्यूलैंड ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान में रख दिया। दोस्तों कोबाल्ट और निकिल एक साथ में हैं और इन्हें उसी स्तंभ में रखा गया है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है। यद्यपि इनके गुणधर्म उन दोनों तत्वों से अलग हैं। आयरन को कोबाल्ट और निकिल से दूर रखा गया है, जबकि आयरन, कोबाल्ट और निकिल के गुणधर्मों में काफ़ी अधिक समानता पाई जाती है। लेकिन इस प्रकार न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। नोबल गैसों की खोज के बाद अष्टक का सिद्धांत जो था वो पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गया, लेकिन इसके महत्व को ऐसे कम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि न्यूलैंड ने जो तत्वों का प्रारंभिक शुरुआती उन्होंने खोज किया जिसको व्यवस्थित किया, वही आगे चलकर जो है आवर्त सारणी के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। आइए जानते हैं अव्यवस्थित से व्यवस्थित करने की मेंडलीफ की आवर्त सारणी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम दमित्री इवानोविच मेंडलीफ के बारे में जानते हैं। दोस्तों मेंडलीफ का जन्म 8 फरवरी 1834 को रूस के पश्चिमी साइबेरिया के टोबोलस्क स्थान में हुआ था।
अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद मेंडलीफ अपनी मां के प्रयासों के कारण ही विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सके। अपनी खोज को उन्होंने मां को समर्पित करते हुए लिखा है कि उन्होंने मुझे उदाहरण देकर समझाया, प्यार से समझाया, अपने शेष संसाधनों और शक्ति व्यय करके मेरे साथ विभिन्न स्थानों पर गई। वह जानती थीं कि विज्ञान की मदद से बिना हिंसा के लेकिन प्यार और दृढ़ता से अंधविश्वास, असत्य धारणाओं और गलतियों को दूर किया जा सकता है। उनके द्वारा प्रस्तावित तत्वों की व्यवस्था को मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहा जाता है और आवर्त सारणी रसायन में एकमेव सिद्धांत साबित हुआ। इससे नए तत्वों की खोज के लिए भी प्रेरणा मिली। दोस्तों, मेंडलीफ का जो तत्वों का व्यवस्थीकरण करने का था, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत अस्वीकार हो चुका था। उसके बाद कई वैज्ञानिकों ने ऐसे मॉडलों की खोज जारी की जिससे तत्वों के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ मेंडलीफ को जाता है। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया था। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक केवल 63 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बीच का अध्ययन किया। रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत मेंडलीफ ने तत्वों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का चुनाव इसलिए किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं और अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तत्व से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। फिर उन्होंने 63 कार्ड लिए और प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखा। उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग कर दिया और इन पत्तों को पिन लगाकर दीवार पर लटका दिया। उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था तथा अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए थे। ये भी देखा गया कि समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। इसी आधार पर मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई जिसका सिद्धांत है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। यानी जो ये आवर्त सारणी बनाई गई थी वो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर यानी कि परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित की गई थी। दोस्तों, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप या समूह और क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड या आवर्त कहते हैं। यहाँ पर देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी यहाँ पर बनाई गई है। किस तरह से जो है आवर्त और किस तरह से व्यवस्थित किए गए हैं। देखिए यहाँ पे जो उन्होंने बनाया उसमें पहले स्थान पर हाइड्रोजन, दूसरे पे लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, फिर उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इस तरह से उन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई थी वो बहुत ही व्यवस्थित ढंग से उन्होंने बनाया था। इसमें 8 जो है ग्रुप थे 1 से लेके 8 तक और एक संक्रमण श्रेणी भी थी इसमें। इसके अलावा मेंडलीफ की आवर्त सारणी 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। स्तंभ के शीर्ष पर ऑक्साइड और हाइड्राइड के सूत्र में अंग्रेजी का अक्षर R समूह के किसी भी तत्व को दर्शाता है और सूत्र को लिखने के तरीके पर ध्यान दीजिए। कार्बन के हाइड्राइड CH4 को RH4 और उसके ऑक्साइड CO2 को RO2 लिखा गया है। दोस्तों, मेंडलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी बहुत ही महत्वपूर्ण रही। इसकी कुछ विशेष उपलब्धियां रहीं। आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मेंडलीफ की सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रखना पड़ा। क्रम इसलिए उलटना पड़ा ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। जैसे कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान 58.9 है और निकिल का परमाणु द्रव्यमान 58.7 है, लेकिन कोबाल्ट को निकिल से पहले रखा गया है। देखिए, इसके अतिरिक्त मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया है।
और इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडलीफ ने दृढ़तापूर्वक कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम में एका यानी संस्कृत शब्द का उपसर्ग लगाकर किया। जैसे बाद में ज्ञात होने वाले स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम के गुणधर्म क्रमशः एका बोरान, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन के समान थे। मेंडलीफ द्वारा अनुमानित एका एल्यूमिनियम बाद में ज्ञात गैलियम के गुणधर्म को फिर से सूचीबद्ध किया गया है। दोस्तों, एका एल्यूमिनियम और गैलियम के गुणधर्म देखिए, एका एल्यूमिनियम जो था परमाणु द्रव्यमान 68 और गैलियम का 69.7 है। इसके ऑक्साइड का सूत्र जो उन्होंने दिया है E2O3 और क्लोराइड का सूत्र ECl3 दिया है। उसी प्रकार गैलियम का Ga2O3 और GaCl3। दोस्तों, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की परिशुद्धता और उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिल गए। इसके अलावा मेंडलीफ के आवर्त सारणी की ये विशेषता कि उन्होंने जो अनुमान की असाधारण सफलता की थी, उसने रसायनज्ञों ने उनकी आवर्त सारणी को न केवल स्वीकार किया बल्कि उनको इस सिद्धांत के अवधारणा का सृजक या जनक भी माना। उत्कृष्ट गैसें जैसे हीलियम, नियान, आर्गन का पहले कई स्तंभों में उल्लेख किया गया। इन गैसों का पता देर से चला क्योंकि ये अक्रिय हैं यानी निष्क्रिय गैसें हैं और वायुमंडल में इनकी मात्रा बहुत कम है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक विशेषता ये भी थी कि जब इन गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही इन्हें नए समूह में रखा जा सकता था। तो मेंडलीफ की तत्वों के वर्गीकरण की जो ये पद्धति थी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी साबित हुई तत्वों को आगे व्यवस्थित करने में। मेंडलीफ के वर्गीकरण की दोस्तों कुछ सीमाएं भी रहीं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं से मिलता है। क्षार धातुओं की तरह हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के यौगिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जल के साथ H2O और सल्फर के साथ H2S, और सोडियम के यौगिक NaCl, Na2O और Na2S बनाते हैं। दूसरी ओर हैलोजन की तरह हाइड्रोजन भी द्विपरमाणु अणु के रूप में पाई जाती है और धातुओं और अधातुओं के साथ सहसंयोजक यौगिक बनाती है। निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सकता है। ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी की पहली कमी थी। वह अपनी सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। मेंडलीफ के तत्वों के आवर्त वर्गीकरण तैयार होने के पर्याप्त समय बाद समस्थानिकों का पता चला जिनको आइसोटोप्स कहा जाता है। हम जानते हैं किसी एक तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार सभी तत्वों के समस्थानिक मेंडलीफ के आवर्त नियम के लिए एक चुनौती थी। दूसरी समस्या ये थी कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते। इसलिए ये अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। विशेषकर जब हम भारी तत्वों पर विचार करते हैं तो उसमें कठिनाई आती है। तो कुछ कमियां थी मेंडलीफ के आवर्त सारणी की। इसी से प्रेरित होकर मेंडलीफ की कमियों को दूर करने के लिए आधुनिक आवर्त सारणी का विकास किया गया। सन 1913 में एक रसायन वैज्ञानिक हैं हेनरी मोजले। इन्होंने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या से आधारभूत गुणधर्म है। जैसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है तत्वों के परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भारों के आवर्ती फलन थी, उसी प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी का जो आधार था वो परमाणु संख्या को स्वीकार किया गया। और आधुनिक आवर्त सारणी में ये माना गया कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं यानी परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। परमाणु संख्या से हम परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को पता करते हैं। एक तत्व से दूसरे तक बढ़ने पर इस संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है। तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। देखिए, तत्वों के परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुणधर्मों का अधिक परिशुद्धता और व्यवस्थित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीफ की आवर्त सारणी की तीनों कमियों को सुधारा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान किन बातों पर निर्भर करता है, ये जानने के बाद हम हाइड्रोजन की स्थिति की अलग से चर्चा भी करेंगे।
आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों कुल 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिनको कि समूह या ग्रुप कहा जाता है। 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। और किसी ग्रुप या समूह अथवा आवर्त में तत्वों की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है। यहाँ पर देखिए किस तरह से आधुनिक आवर्त सारणी जो धातु, उपधातु और अधातु में, धातु तत्व जो हैं उनको हल्के ग्रीन कलर से और उपधातुओं को हल्के गुलाबी और अधातुओं को पीले कलर से दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन को देखिए अधातु की श्रेणी में रखा गया है। पहले नंबर पर हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है। 2 पे यहाँ पर देखिए इस साइड में आ जाइए, 2 पे हीलियम है। तो कुल मिलाकर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नियान। तो इस प्रकार से ये जो पूरी आधुनिक आवर्त सारणी व्यवस्थित की गई है, इसमें एक लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी को आवर्त सारणी से अलग जो है कॉलम में यहाँ व्यवस्थित कर दिया गया था। दोस्तों आप ये भी देखेंगे इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है और एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान है। जैसे यदि हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन और क्लोरीन जो समूह 17 के तत्व हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों का जो संख्या होता है वो पता चलता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह बाहरी कोश के सर्वसम इलेक्ट्रॉन विन्यास को दर्शाते हैं। ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रहती है क्योंकि इसे पहले आवर्त के समूह 1 या समूह 17 किसी में भी रखा जा सकता है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण है कि दूसरे आवर्त के तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है, लेकिन इनमें कोशों की संख्या समान है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में 1 अंक की वृद्धि होती है, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी इकाई वृद्धि होती है। जो कोश हैं समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में स्थित हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन जो है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में स्थित हैं क्योंकि इनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के, एल और एम कोशों में स्थित होते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आधुनिक आवर्त सारणी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सर्वमान्य भी है। इसमें आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से जो है तत्वों को एक ग्रुप में और एक स्तंभ में व्यवस्थित किया गया है। दोस्तों आवर्त सारणी में जो तत्व हैं उनकी स्थिति उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता को भी दर्शाती है। देखिए तत्व द्वारा निर्मित आबंध के प्रारूप और इसकी संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्धारित होती है। और आप ये भी बता सकते हैं कि मेंडलीफ ने अपनी सारणी में स्थानों को, तत्वों की स्थिति को निर्धारित करने के लिए यौगिकों के सूत्र के आधार पर बनाया था, वो शुद्ध था। इस आधार पर समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही समूह में कैसे रखा जा सकता है। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति या विशेषताओं को जान लेते हैं। तो किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। परमाणु का साइज परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है और एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी ही परमाणु की साइज दिखाती है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 37 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होती है। तो यहाँ पर परमाणु साइज में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु की त्रिज्या घटती है। नाभिक में आवेश के बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज घट जाता है। और इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि समूह में या ग्रुप में ऊपर से नीचे जब आप जाते हैं तो परमाणुओं का साइज बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोश जुड़ जाता है। इससे नाभिक और सबसे बाहरी कोश के बीच की दूरी बढ़ जाती है और इस कारण नाभिक का आवेश बढ़ जाने के बाद परमाणु का साइज भी बढ़ जाता है। सोडियम और मैग्नीशियम जैसी धातुएं सारणी के बाईं ओर और सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातुएं दाईं ओर हैं। बीच में सिलिकॉन स्थित है जिसे अर्धधातु या उपधातु कहा जाता है। ये सिलिकॉन अधातु और धातु दोनों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है
इस रेखा पर आने वाले तत्व बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलिनियम धातुओं और अधातुओं दोनों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं। इस कारण इन्हें अर्धधातु या उपधातु भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आवर्त में जैसे जैसे संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों पर किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है और समूह में नीचे की ओर संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकल जाते हैं। इसलिए धात्विक अभिलक्षण आवर्त में घटता है और समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है। दूसरी ओर अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है और विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातुएं आवर्त सारणी के दाहिनी ओर ऊपर की ओर स्थित हैं। इन प्रवृत्तियों से हम इन तत्वों से बने ऑक्साइडों की प्रकृति का पता चलता है, क्योंकि धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो ये जो था आधुनिक आवर्त सारणी का जो विकास था वो किस प्रकार से तत्वों के व्यवस्थीकरण के रूप में हुआ और आज एक सर्वमान्य आवर्त सारणी का निर्माण कर लिया गया है। तो ये एक लंबे खोज, अनुसंधान और विकास प्रक्रिया का परिणाम है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आइए देख लेते हैं आज के वीडियो में इसका सार या आपने क्या समझा है। तत्वों को उनके गुणधर्मों में समानता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। डाबेराइन ने तत्वों को त्रिक के रूप में व्यवस्थित किया था। दोस्तों, डाबेराइन जो थे उन्होंने तत्वों को त्रिक के रूप में व्यवस्थित किया और मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर व्यवस्थित किया। और इसी प्रकार मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में खाली स्थानों पर उसके आधार पर नए तत्वों की भविष्यवाणी की। तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से होने वाली विसंगतियां परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से दूर हो गईं और तत्व के इस आधारभूत गुणधर्म अर्थात संख्या की खोज मोजले ने की थी। आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको कि सर्वमान्य आवर्त सारणी माना गया है, 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिनको कि समूह कहा जाता है, 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिनको कि आवर्त कहा जाता है, उस रूप में व्यवस्थित किया गया है। और इस प्रकार व्यवस्थित तत्व परमाणु साइज, संयोजकता या संयोजन क्षमता तथा धात्विक और अधात्विक अभिलक्षण जैसे गुणधर्मों में आवर्तिता प्रदर्शित करते हैं, यानी एक निश्चित संख्या के बाद उनके गुणधर्मों में समानता आ जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो 10वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। किस प्रकार से ये वर्गीकरण किया गया और अंतिम परिणति के रूप में आधुनिक आवर्त सारणी का विकास किस प्रकार से हुआ, आज के इस वीडियो में आपने जाना। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।